अध्यक्ष राहुल धीमान जी, संजीव जी, कमलेश जी, सूरज ठाकुर जी और मेरे दोस्त अश्विनी शर्मा जी, आज की पत्रकार वार्ता में उपस्थित सम्माननीय धर्मशाला के तमाम पत्रकार साथियों, आप सबका आज की इस पत्रकार वार्ता में मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आपका वार्ता में आने के लिए धन्यवाद भी करता हूं। चुनाव का समय है और मुझे लगता है कि रोज़ आप लोगों का पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो लोग हैं उनके साथ इंटरेक्शन हो रहा है। सब अपने अपने तरीके से अपने विचार, अपना मत मीडिया के माध्यम से रख रहे हैं और मैं भी इसी मकसद से आप लोगों के बीच आज उपस्थित हुआ हूं, पार्टी के एक सिपाही के तौर पर, कार्यकर्ता के तौर पर। हिमाचल प्रदेश की राजनीति में पिछले दिनों एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम हुआ, जिसके तहत हिमाचल प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से चुनी गई कांग्रेस पार्टी की सरकार को कुछ मौकाप्रस्त लोगों के साथ मिलीभगत करके भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने टॉपल करने का प्रयास किया, टॉपल करने की कोशिश की और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का ये पूरे देश में फैशन हो गया है कि जहां भी विपक्षी दलों की सरकारें हैं उनको गिराओ, विधायकों को खरीदो, एजेंसीज का इस्तेमाल करके डराओ और भाजपा में लेके आओ। देश के अन्य राज्यों में भारतीय जनता पार्टी अपने इन मंसूबों में कामयाब होती रही है। हालांकि हिमाचल प्रदेश में भी हमारे 6 विधायक, उन्होंने अपना ईमान बेचा, पार्टी की पीठ में छुरा घोंपा और जो जनता ने विश्वास 14 महीने पहले उनमें और कांग्रेस पार्टी में व्यक्त किया था, उस जनता के साथ भी विश्वासघात किया। सरकार को गिराने का प्रयास हुआ, अटेम्प्ट हुई, लेकिन देवी देवताओं की भूमि है और हिमाचली अपने भोलेपन के लिए, अपनी सभ्यता के लिए, अपनी संस्कृति के लिए न केवल भारतवर्ष में बल्कि पूरे विश्व में जो है वो जाने जाते हैं। देवी देवताओं ने ये जो एक षड्यंत्र था इसको कामयाब नहीं होने दिया और आप लोगों ने देखा कि उन 6 लोगों को अपनी विधानसभा की जो सदस्यता है उसके हाथ धोने पड़े। आपके यहाँ के भी एक विधायक उन गद्दारों में शामिल हैं, उन ईमान बेचने वालों में शामिल हैं और जब उनका मैं ध्यान करता हूँ तो मेरे जहन में कुदरती तौर पर उनके पिता स्वर्गीय संत राम जी की जो छवि है वो उभर कर सामने आती है। उन्होंने अपना तमाम जीवन कांग्रेस पार्टी में व्यतीत किया, गांधीवादी थे और बहुत बड़े नेता हिमाचल प्रदेश के अंदर वो कांग्रेस पार्टी के हुए और हिमाचल प्रदेश के हुए। गांधी नेहरू परिवार के जैसे बहुत नज़दीकी नेता थे और वो परिवार उनके ऊपर बहुत विश्वास व्यक्त करता था और उसी परिवार की लीगेसी के चलते सुधीर शर्मा जी को कांग्रेस में मौका मिला, टिकट मिले और बड़े बड़े ओहदे भी मिले। संगठन में महासचिव रहे, बैजनाथ से विधायक रहे, कांग्रेस की सरकार में मुख्य संसदीय सचिव रहे, कांग्रेस की सरकार में कैबिनेट के मंत्री रहे। उनका अपना चुनाव क्षेत्र आरक्षित हो गया तो वहां से शिफ्ट करके उनको धर्मशाला से टिकट दिया, धर्मशाला से विधायक बने, मंत्री उनको बनाया गया और आज स्मार्ट सिटी का जिक्र होता है धर्मशाला की और वो श्रेय लेने की भी कोशिश करते हैं कि मैंने धर्मशाला को स्मार्ट सिटी बनाया। बिल्कुल, लेकिन किस स्थिति में और कैसे? तब जब वो कांग्रेस की सरकार में काबीना मंत्री थे और कांग्रेस पार्टी ने उनको शहरी विकास मंत्री बनाया था, उस हैसियत से वो काम कर पाए। और मैं जिक्र कर रहा था पंडित संतराम जी का। अगर हम सुधीर जी की राजनीतिक उसको देखें तो पार्टी के लिए मैं समझता हूँ कि उनका कोई हमने, जैसे मैं अपना उदाहरण आपको दूं, 1980 से छात्र जीवन से कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं।
आज 45 साल का पॉलिटिकल कैरियर हो गया कांग्रेस पार्टी में एक कार्यकर्ता के तौर पर काम करते हुए। तो सुधीर जी ने ऐसा तो कोई सफर तय नहीं किया था। कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ इसलिए कि वो पंडित संतराम, क्योंकि उनका बहुत बड़ा कद था और पार्टी में उनकी बहुत मान सम्मान था, बहुत इज्जत थी, उसके चलते उनको टिकट दिया, बहुत बड़े बड़े ओहदे दिए। संगठन के प्रति, पार्टी के प्रति अगर देखा जाए तो उनका कोई योगदान एक कार्यकर्ता के तौर पर कभी नहीं रहा। और उस पार्टी के साथ उन्होंने बेईमानी की, उस पार्टी के साथ उन्होंने छल किया, प्रलोभन में आकर, लालच में आकर और महत्वाकांक्षाओं के चलते। हिमाचल की राजनीति में दरअसल हुआ क्या है कि कुछ लोग हैं जो बादशाहों के अंदाज में अपने जीवन को जीते। हमें उससे कोई एतराज नहीं है, कोई किस शैली से अपने जीवन को जी रहा है उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई एतराज नहीं है। हर किसी को अपना जीवन जो है अपने अंदाज में जीने का अधिकार है, अपने अंदाज में जीने का उनको कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दिक्कत यह हुई कि जब सुखविंदर सिंह सुक्खू जैसा एक व्यक्ति, जिनका संबंध एक साधारण परिवार से, गरीब परिवार से रहा है और लंबे संघर्ष के बाद वो मुख्यमंत्री जैसे पद के ऊपर पहुंचे हैं, कुछ लोगों को वो साधारण पृष्ठभूमि का व्यक्ति, जिनका अंदाज जो है वो बादशाहों वाला है, वो आदमी बर्दाश्त नहीं हुआ। इस वजह से भी मैं समझता हूं कि उस व्यक्ति के खिलाफ जो है वो हिमाचल प्रदेश की राजनीति में षड्यंत्र हुआ है। लेकिन अब जिन परिस्थितियों में ये चुनाव हो रहे हैं, मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं और कह सकता हूं कि हिमाचल के लोगों ने इस हॉर्स ट्रेडिंग को, इस दल बदल को और इस राजनीतिक सौदेबाजी को पसंद नहीं किया है। चाहे मैं ये कह सकता हूं कि चाहे वो इंटेलेक्चुअल क्लास है, चाहे वो हमारी आम आदमी है हिमाचल प्रदेश के, और यहाँ तक के जो जर्नलिज्म से जुड़े हुए लोग हैं, निश्चित तौर पर उन्होंने भी इस चीज़ को जो है, जब इंटेलेक्चुअल क्लास की बात करते हैं तो निश्चित तौर से वो जो जर्नलिस्ट हैं उनको अलग करके नहीं हो सकती। तो उन लोगों ने भी इस चीज़ को जो है पसंद नहीं किया। हर तरफ इस चीज़ को लेकर इसकी आलोचना हुई है, हर व्यक्ति ने इस चीज़ को नापसंद किया है। तो ये जो चुनाव जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश में मैं उपचुनावों का जिक्र कर रहा हूँ होने जा रहे हैं, ये बड़ी विचित्र और अलग तरह की परिस्थितियां हैं। जो हिमाचल प्रदेश के खिलाफ लिया हो सरकार ने, एक भी ऐसा काम हिमाचल प्रदेश की सरकार ने आर्थिक तंगी के बावजूद, बदतर आर्थिक हालात होते हुए भी, इतना बड़ा डिजास्टर हिमाचल प्रदेश में आया, उसका सामना करते हुए भी एक भी ऐसा निर्णय हमारी सरकार ने नहीं लिया जो जन विरोधी हो। गारंटियों की बात करते हैं, उनको लेके जो है वो बवाल पैदा करने की कोशिश करते हैं। हमने अपनी गारंटियां पूरी की हैं। ओपीएस सबसे बड़ी गारंटी थी, 1500 रुपए महिलाओं को देने की बात थी, उसको रोक कौन रहा है? हमने तो दे दिया, सरकार ने कर दिया, कैबिनेट में भी हो गया, नोटिफिकेशन भी होगी, प्रोसेस भी शुरू हो गया। तो रुकवाने के लिए इलेक्शन कमीशन के पास गया कौन? जयराम ठाकुर जी गए। तो महिला विरोधी तो भारतीय जनता पार्टी है। तो कोई मुद्दा ऐसा हिमाचल प्रदेश में नहीं है जो मुद्दा कांग्रेस पार्टी की सरकार के खिलाफ जाता हो, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जाता हो, और जिसके दम के ऊपर भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में वोट हासिल कर सके। ये कहते हैं कि 4 तारीख को जब मतगणना होगी भाजपा की सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार चली जाएगी। लोगों को गुमराह करने का प्रयास ना करें जयराम जी। और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को मैं कहना चाहता हूं कि आप एड़ी चोटी का जोर लगा लें। जो आप कर सकते थे आपने कर लिया। अब कांग्रेस पार्टी की सरकार अपने 5 वर्ष का शासनकाल आराम से और जनता की सेवा करते हुए धमाकेदार तरीके से पूरा करेगी, क्योंकि इन सीटों के ऊपर आप जीतने वाले नहीं हैं। और एक चीज आप कह रहे हैं आप मुख्यमंत्री बनेंगे 4 जून के बाद। आज मैं धर्मशाला में कह रहा हूं कि जब हिमाचल प्रदेश के उपचुनाव के नतीजे आएंगे और लोकसभा की जो 4 सीटें हैं उनके नतीजे आएंगे, मैं आप लोगों के माध्यम से जयराम जी को कहना चाहता हूं कि उसके बाद आप मुख्यमंत्री बनने के जो सपने देख रहे हो दिन में, उनकी छोड़ो, नेता प्रतिपक्ष भी नहीं रहेंगे। क्योंकि जो खेल आपने हिमाचल प्रदेश की राजनीति में खेला है, आपकी आला कमान आपको नेता प्रतिपक्ष भी नहीं रहने देगी जब नतीजे आएंगे। तो मुख्यमंत्री बनना तो दूर की बात है। यही चंद बातें मुझे आप लोगों से कहनी थी। आप लोगों की तरफ से अगर कुछ हो तो आप पूछ सकते हैं। क्या कांगड़ा चंबा में लीडरशिप खत्म हो गई है? क्या
कोई भी ऐसा आपको कांगड़ा चंबा से कोई नेता नहीं मिला जो यहाँ की आवाज बुलंद कर सके दिल्ली में जाकर? देखिए, ऐसा है कि नेताओं की जहां तक बात है कि नेता नहीं मिला, निश्चित तौर पर कांगड़ा चंबा में नहीं, पूरे हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के पास बहुत कदावर नेता हैं, बहुत बड़े बड़े नेता हैं, लेकिन अंततः फैसला पार्टी आला कमान को करना होता है। और मैं समझता हूं कि अनंत शर्मा को टिकट देकर, अनंत शर्मा जैसे जो स्ट्रेचर के लीडर हैं, जो उनका पॉलिटिकल स्ट्रेचर है, इन ऐसे लीडरों के लिए ये बाहर का, अंदर का, इधर का, उधर का, मैं समझता हूँ ये मसले महत्व नहीं रखते। अब देखिए, जयराम ठाकुर ने गुजरात से ना, जयराम ठाकुर ने नहीं, जेपी नड्डा जी ने राज्यसभा का चुनाव जाके गुजरात से लड़ा। तो मैं समझता हूं कि आनंद शर्मा जी को टिकट देके एक बहुत समझदारी का काम किया, बहुत बड़े स्ट्रेचर के नेता हैं। और तमाम जो लीडरशिप इस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की है, चाहे सीनियर लीडर हैं, चाहे वर्तमान हमारे विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं या कोई जो सीनियर लीडर्स हैं, हर किसी की सहमति से ये टिकट फाइनल हुआ है। और आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी पूरी यूनाइटेड होकर न केवल पूरे हिमाचल प्रदेश में बल्कि इस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में भी चुनाव को लड़ेगी और आनंद शर्मा निश्चित तौर पर यहाँ से जीत हासिल करेंगे। सर, आपने जनहित निर्णय की बात की, जो आउटसोर्स कर्मचारी निकाले गए हैं, जो कोरोना वॉरियर्स निकाले गए हैं, क्या वो निर्णय जनहित में था? हालांकि अभी तक पॉलिसी उसको लेकर नहीं बनाई, पहले भी बात करें और अभी किस तरह देखते हैं? देखिए, ऐसा है, जिन कोरोना वॉरियर्स की आप बात कर रहे हैं, एक तो टांडा मेडिकल कॉलेज का इशू है ये। देखिए, वो जो मैं तो उनका हमेशा हिमायती रहा हूँ, लेकिन मैं एक चीज़ आपसे कहना चाहता हूँ कि जो निकले हैं उनके लिए भी हमारी सरकार ने कहा है कि जब स्टाफ नर्सेज हैं कुछ उस तरह के, जब उनकी भर्ती होगी तो उनको प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन उनको जो लगाया गया था वो आउटसोर्स की जो एक पॉलिसी है, उस पॉलिसी के तहत नहीं लगाया गया था। दे वर अपॉइंटेड अगेंस्ट कोविड। नहीं दी, बिल्कुल उनके साथ हमारी पूरी हमदर्दी है। और मैं तो समझता हूं कि उन्होंने अपनी जान को जोखिम में डालकर एक रिस्क लेकर जो है वो लोगों की सेवा की है। कांग्रेस पार्टी का स्टैंड उनके पक्ष में है। आने वाले समय में जब भी इसमें रिक्रूटमेंट होगी डिपार्टमेंट में, तो उनको प्राथमिकता के तौर पर उसमें मौका देंगे। सर, लगातार कांग्रेस पार्टी परिवार को लेकर जो है बीजेपी को घेरती आई है। हालांकि आपने अभी इस प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि सुधीर शर्मा जी को उनके पिताजी की वजह से टिकट मिली, तो क्या परिवारवाद को बढ़ावा कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी दे रही है? देखिए, परिवार पंडित संतराम जी का मैंने जिक्र किया। आपने कहा ना उनकी वजह से उनको टिकट दी, बिल्कुल, बड़े बड़े उनकी वजह से दी। जी, मैं समझ गया आपका प्रश्न। पंडित संतराम जी का इतना बड़ा स्ट्रेचर था हिमाचल की राजनीति में कि निश्चित तौर पर पार्टी ने सोचा कि इनका जो परिवार है उसको राजनीति में आगे बढ़ाना चाहिए, तो उसी दृष्टिकोण से उनको राजनीति में लाया गया था, उनको टिकट दिया गया, बहुत बड़े बड़े पौधे भी दिए गए। मैं उनकी काबिलियत के ऊपर शक नहीं कर रहा हूँ सुधीर जी की, लेकिन उनकी राजनीतिक कैरियर की शुरुआत जो थी, उनके पिताजी उनके हिमाचल और कांग्रेस पार्टी के बड़ा नेता थे, तो उनके देहांत के बाद उनको मौका दिया गया इसी आधार के ऊपर। लेकिन उन्होंने जो बेईमानी की है, उन्होंने जो धोखा किया है, उन्होंने जो पीठ में छुरा घोंपा है, उसको लेके जो है निश्चित तौर पर जो है वो, चाहे उनका अपना बैजनाथ क्षेत्र हो, चाहे धर्मशाला क्षेत्र हो, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, उन्होंने पंडित संतराम का जो एक रुतबा था उसको कहीं न कहीं ठेस पहुंचाई है। आप कह रहे हैं कि दल बदल हुआ है, खरीद फरोख्त हुई है, तो जिस जिले से आप लोग करते हैं वहाँ भी तो आपने एक पूर्व भाजपा प्रत्याशी को चुनाव में उतारा है, तो उसके बारे में थोड़ा बताएं। बिल्कुल, आपका प्रश्न बहुत बढ़िया है। और देखिए, ये दो परिस्थितियां अलग अलग हैं प्रवीण जी। एक परिस्थिति है कि एक पार्टी से उसके सिंबल के ऊपर चुने हुए 6 विधायक सरकार को गिराने की मंशा से एक सौदेबाजी के तहत हॉर्स ट्रेडिंग करके, षड्यंत्र करके दूसरी पार्टी में शामिल होते हैं। तो वो एक अटेम्प्ट थी सरकार को टॉपल करने की, सरकार को गिराने की। तो उस स्थिति को आप कैप्टन रणजीत राणा के कांग्रेस में आने की स्थिति से उसकी तुलना नहीं हो सकती। ये ठीक है कि वो दूसरी पार्टी से पिछले चुनाव में प्रत्याशी थे और उन्होंने अब कांग्रेस को ज्वाइन किया और उनको कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। एक कार्यकर्ता के तौर पर उन्होंने पार्टी को ज्वाइन किया। वो कोई दूसरी पार्टी की सरकार को गिराने की मंशा से नहीं आए। खरीद फरोख्त होती है जो पद पे बैठे लोग हैं उनकी, जो सरकार नहीं, उसमें वो एक नहीं, वो विपक्ष के आरोप, उससे हमें कुछ नहीं लेना देना। विपक्ष के आरोप लगा रहा है। फौजी हैं, फौजियों का अपना एक ईमान होता है, धर्म होता है। और नहीं, ऐसा नहीं है। फौजी आदमी कभी नहीं बिकता, वो बिके नहीं है। वो इस मंशा से कि जिस व्यक्ति के खिलाफ कैप्टन रणजीत ने पिछला चुनाव लड़ा, भारतीय जनता पार्टी उसी आदमी को जो प्रेम कुमार देगी। विडंबना देखिए पवन जी, देखिए एक मिनट, विडंबना देखिए कि जब राजेंद्र राणा जी भारतीय जनता पार्टी में थे और कांग्रेस में आए,
तब उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने और प्रेम कुमार धूमल ने उनको अपमानित किया, जलील किया, तो उसकी वजह से वो कांग्रेस पार्टी में आए। अब कांग्रेस पार्टी से जब वो भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं तब भी यही कहते हैं कि मुख्यमंत्री ने और कांग्रेस पार्टी ने हमको अपमानित किया, जलील किया, तो इसलिए हम उधर जा रहे हैं। तो ये जो हर जगह आदमी सोचता है, लगता है कि मुझे जलील किया जा रहा है, तो उसके कारण तो अपने अंदर तलाश किए जाने चाहिए। बाकी ठीक है, आप इसको इस तरीके से ले सकते हैं। मैं आ रहा हूँ उस पॉइंट पे, मैं आ रहा हूँ जहाँ तक सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र का सवाल है। नहीं, कालिया जी को उसको आप भाजपा में नहीं कह सकते। कालिया जी हमारे थे और एक घुसपैठिया आया जिसको गलती से सुनिए एक मेरी भी घर वापसी हुई है। हाँ, अच्छा है, अच्छा हुआ चले गए यहाँ से, हम खुश हैं। मैं कालिया जी नहीं सर, कालिया जी का नहीं, कालिया जी का प्रश्न आपने किया, मैं उस पर आ रहा हूँ। कालिया जी का टिकट काट के एक घुसपैठिए को दिया था, वो अपनी जगह वापस चला गया। कालिया जी को उस वक्त निराशा में वो गए थे, वापस आ गए अपनी जगह। उनको तो वहाँ बीजेपी ने कोई बेनिफिट दिया ही नहीं है, कोई फायदा दिया ही नहीं है कि उसको छोड़ के आए हैं या कोई उनको कोई या हमने कोई उनको कोई लालच दिया। ये जो दल बदल, ये तो अपनी अपनी विचारधारा में चले गए, आप ये कह सकते हैं। राजेंद्र राणा मौका प्रस्थ आए थे कुछ यहाँ ढूंढने के लिए, अपनी महत्वाकांक्षाएं पूरी करने के लिए, नहीं हुई तो वापस चले गए। जी सुचा, पार्टी बेनिफिट के लिए होती है, मानो कालिया जी को बेनिफिट नहीं। नहीं, अब ये तो कालिया जी देखे ना, बेनिफिट की बात नहीं कर। देखिए नहीं सूद साहब, बात बेनिफिट की नहीं है। नहीं, आप इसको उलझा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि राकेश कालिया कांग्रेसी थे, उनका कैरियर कांग्रेस से शुरू हुआ, विधायक रहे, सीपीएस भी रहे, पार्टी में नेशनल लेवल के ऊपर वो सचिव थे। तो उस स्थिति में जब उनको टिकट नहीं दिया, निराशा में चले गए। कई बार ऐसे कदम उठा लेते हैं आदमी निराशा में।